हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित त्रिपाठी और यू आर वाचिंग डिस्कस फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं 4 अप्रैल 2025 को हुए बैच 2 के जेईई मेंस पेपर की। उसमें से भी हम फिजिक्स के पोर्शन को स्टडी करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस का लेवल क्या था, स्टैंडर्ड क्या था और क्या उनका सॉल्यूशन था। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हुआ था। फिजिक्स के पोर्शन की क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप चाहें तो एनटीए की वेबसाइट से बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आंसर की को भी। तो फिलहाल पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका देखेंगे सॉल्यूशन। कह रहा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर एक मेन स्केल बताया जा रहा है और दूसरा बताया जा रहा है एक वर्नियर स्केल की मौजूदगी। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को जोड़ करके ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे रीडिंग को रीड करने के लिए ये दो स्केल्स दिए गए हैं। मेन स्केल के फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि इसमें 300 डिविजन्स हैं, कंटेन्स 300 इक्वल डिविजन्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर की रेंज में 300 डिविजन्स दिए गए हैं मेन स्केल के ऊपर। उसके बाद वर्नियर स्केल को लेकर के जो बताया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें 25 डिविजन्स हैं जो 24 डिविजन मेन स्केल के इक्वलेंट हैं। यानी मेन स्केल के 24 डिवीजन वर्नियर स्केल के 25 डिविजन्स के इक्वलेंट है। मतलब वर्नियर स्केल के बारे में कोई डायरेक्ट ऐसी कोई जानकारी हमको दी नहीं गई है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली इसमें बात करी गई है। पूछा क्या जा रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इन सेंटीमीटर्स। लीस्ट काउंट की बात करी जा रही है क्योंकि दोनों स्केल सब सेंटीमीटर में ही निकलेंगे, क्योंकि यहां पर जो एक वैल्यू हमको दी हुई है वो सेंटीमीटर्स में ही है, तो लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। देखिए, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं। लीस्ट काउंट ऑफ ये क्योंकि वर्नियर स्केल का कंसेप्ट है, तो वर्नियर स्केल वाले जितने भी स्केल्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं आपके मेजरिंग डिवाइसेस, उनका जो फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। मतलब एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वही आपका लीस्ट काउंट बोला जाएगा। तो अब हमारे यहां पर दो पर्पज है, एक कि हम मेन स्केल डिवीजन एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कैसे निकालें। बहुत आसान है निकालना। देखिए, 300 डिविजन्स 15 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 15/300, दैट विल बी इक्वल टू 1/20। तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1/20, यानी कि इसको हम मोर जनरली क्या लिख सकते हैं, 0.05 सेंटीमीटर्स। ये एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो गई, इसको याद रखेंगे। दूसरा, हमको वर्नियर स्केल की वैल्यू निकालनी है, एक वर्नियर स्केल की वैल्यू। तो क्वेश्चन के हिसाब से वर्नियर स्केल के लिए हमको एक हिंट दी हुई है कि 24 मेन स्केल के डिवीजन मिलकर के 25 वर्नियर स्केल के डिवीजन बनाते हैं, यानी कि 24 मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वलेंट टू 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स। कुछ इस तरीके की सिचुएशन दे रखी है, 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल्स टू 24 मेन स्केल डिविजन्स। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन अगर निकालना हो तो 24/25 करना पड़ेगा, और अगर उसकी वैल्यू निकालनी हो तो एक मेन स्केल की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन 24/25 मेन स्केल डिविजन्स के इक्वलेंट है, और एक मेन स्केल डिवीजन 0.05 वैल्यू रखता है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी, वर्नियर स्केल डिवीजन की जो इन वैल्यू अगर हम निकालें तो 24/25 जो इक्वलेंस है इसकी मल्टीप्लाई एक मेन स्केल से करनी पड़ेगी 0.05, तो ये आ गई 1 स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल पर वैल्यू। ठीक है, अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को इस पे पुट कर दें तो बड़ी आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। तो आइए आंसर इसका निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना आपका आता है। हमने अभी देखा कि 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आई थी 0.05 सेंटीमीटर, माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालने के लिए हमने 0.05 को इसके मेन स्केल इक्वलेंट यानी 24/25 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 - 24/25। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू 1/25, और अगर इसको फाइनली हम कैलकुलेट करें तो आंसर निकल कर आएगा 0.002 सेंटीमीटर। तो ऑप्शंस में ये दिख रहा है ऑप्शन आईडी 3637, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन। अब बात करते हैं 27th क्वेश्चन, यानी दूसरे फिजिक्स के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम अ क्वांटिटी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हैज डायमेंशन m to the power p, l to the power q, t to the power r and as. The value of p and q will be. तो हमको एक
दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, एक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से शो करते हैं, और दूसरा दिया हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, जो P का फॉर्मूला होता है Q2L और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। अगर हम डायमेंशनली इनकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन होती है AT, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ATL। और अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन निकालें तो टर्म्स तो चलिए ठीक हो गया, करंट की डायमेंशन हो गई A, और एरिया की डायमेंशन हो जाएगी आपकी लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, यानी कि हमको जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो P/M निकालना है। तो P/M के हिसाब से हम बात करें तो इन दोनों को रेशियो में ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका AT, ठीक है, L/A L स्क्वायर। तो A से एक कैंसिल हो जाएगा और एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा T L⁻⁻1। अगर हम इसको कंप्लीट डायमेंशन के टर्म्स में लिखें, M L T A सब कुछ इन्वॉल्व करते हुए लिखें, तो इस रेशियो की जो डायमेंशन बन रही है, देखिए मास तो है नहीं इसमें, तो M की पावर 0 हो जाएगा, लेंथ दे रखी है, लेंथ की पावर -1 हमने कैलकुलेट कर रखी है, टाइम आया है, टाइम की पावर 1 आ रखी है यहाँ पर, और दूसरा है आपका एम्पियर, एम्पियर इसमें इन्वॉल्व है नहीं, तो इसकी भी पावर क्या रहेगी 0। तो इस ऑर्डर में हमने अरेंज करा, तो यहाँ मास की पावर P थी और यहाँ मास की पावर 0 है, तो एक चीज तो पता चल गया, P की वैल्यू 0 रहेगी। दूसरा हमको पूछा किसकी वैल्यू, Q, L की पावर Q है, तो L की पावर यहाँ -1 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर L का जो पावर हमने इसमें मान रखा है वो Q है, तो Q की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। तो 0 और -1 ये P और Q की वैल्यूज आ रही हैं, P की वैल्यू है 0 और Q की वैल्यू है -1 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर। तो अब बात करते हैं अपने 28th क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिजिक्स के पोर्शन में। अ व्हील इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम इज 8 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एज द सेम लेवल एज द सेंटर ऑफ व्हील विल बी। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से जो समझ में आ रहा है वो अभी रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है। तो रोलिंग मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लीजिए कोई व्हील है जिसका ये सेंटर हो गया, ये व्हील अगर इस सरफेस के ऊपर रोल करते हुए चल रहा है, तो इसके अंदर आप इस पूरे व्हील को एक पॉइंट की तरह भी सोच सकते हैं, जैसे कि ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, इसकी भी एक स्पीड होगी, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जो आगे बढ़ने की, इसके एडवांसमेंट की जो स्पीड है, प्लस एक इसके अंदर रोटेशन की वजह से भी वेलोसिटी होगी जो टेंजेंशियली इसके ऊपर काम कर रही होगी, तो वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें इसके लोएस्ट पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसके अपर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी जस्ट नीचे की तरफ होगी, तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन। तो वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन VCM है, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन जो होती है V, उसे हम R ओमेगा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रोलिंग मोशन के दौरान ये दो वेलोसिटी एसोसिएटेड होती हैं। अगर हम बात करें बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट की, V लोएस्ट, तो लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के जो वेलोसिटी हो जाती है वो जाती है 0, क्योंकि इसमें जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है वो आगे की तरफ काम करती है, और जो R ओमेगा होता है यानी कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो पीछे की तरफ काम करती है। तो पीछे की तरफ आगे की तरफ काम करते करते दोनों जब इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक रहता है। इसको थोड़ा सा इमेजिन कर पाना मुश्किल है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि फिजिक्स यही कहती है कि जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका स्टैटिक होगा। इसके बाद जो अगर हम बात करें अपर मोस्ट पॉइंट की, टॉप पॉइंट की अगर हम बात करें, तो टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल भी इसी तरफ को होती है और सेंटर ऑफ मास भी इसी तरफ को होता है। तो ये इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो VCM प्लस हमें R ओमेगा करना पड़ेगा, और जो R ओमेगा होता है याद रखिएगा ये सेंटर ऑफ मास की ही जितनी वेलोसिटी रखता है। तो अगर हम इन दोनों को लिख दें 2VCM तो ये भी गलत नहीं होगा। तो टॉप पर जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर ऑफ मास की जस्ट डबल होती है। एक थ्योरम भी है, इसको भी याद रखिएगा। अब बात आई कि एक ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालिए जो सेंटर ऑफ मास के सेम लेवल पर है।
तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड तो नीचे की तरफ आ जाएगी और सेंटर ऑफ मास की स्पीड सामने की तरफ है। तो रिजल्टेंट स्पीड जब बनाने जाएंगे तो हमको जरूरत लगेगी VCM की और इसके आर ओमेगा वाले कंपोनेंट की, ठीक है, आर ओमेगा वाले कंपोनेंट की टेंजेंशियल स्पीड की, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है। और हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट की जो स्पीड दे रखी है, हाईएस्ट पॉइंट की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 8। तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड हो जाएगी VCM वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, अपने आप ही आ जाएगी जस्ट हाफ वाले थ्योरम से। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई और आर ओमेगा जो होता है वो वैसे ही सेंटर ऑफ मास के इक्विवेलेंट होता है। तो हमारे पास आर ओमेगा की भी रफ्तार कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये लगाया है वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो cos A2 ये जो 2AB cos थीटा वाला टर्म होता है उसमें वो 0 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका √2 4√2 मीटर पर सेकेंड, 4√2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। तो 4√2 मीटर पर सेकेंड आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो चौथा क्वेश्चन दे रखा हमारा 29th क्वेश्चन वो है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r above the earth surface where r is the earth's radius, the minimum speed with which it must be projected so that it does not return to the earth। यानी कि ये एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है। अर्थ दे रखी है, अर्थ की जो रेडियस दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर ये दी हुई है कैपिटल R, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस रेडियस से 3 गुना डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है। तो हम कंसीडर करते हैं, देखिए ये एक अर्थ हो गई, अर्थ की जो रेडियस दे रखी है वो कैपिटल R दे रखी है और जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की रेडियस से लगभग 3r डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है। यानी अगर सेंटर से इसकी टोटल डिस्टेंस नापी जाए तो ये आएगी आपकी 4r डिस्टेंस आ जाएगी। यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस से इसको थ्रो नहीं करना है, इसको थ्रो करना है उस 3r डिस्टेंस से आगे की तरफ और इस तरीके से थ्रो करना है कि ये कभी लौट कर अर्थ पर वापस ना आए। तो ये कैसे करेंगे, सेम वैसे जैसे एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन करते हैं। हमें उस प्लेस पर सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि अर्थ का पोटेंशियल यानी अर्थ की ग्रिप कितनी है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें U एट दैट प्लेस, तो जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला G m हो गया अर्थ का मास और स्मॉल m हो गया उस प्लैनेट का मास, m हो गया अर्थ का मास, स्मॉल m हो गया प्लैनेट का मास, अपॉन अर्थ के सेंटर से वहां तक की दूरी, यानी कि वो कितनी हो जाएगी 4r। तो दिस इज द पोटेंशियल दैट इज एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल ड्यू टू द अर्थ। उस बॉडी के ऊपर इतना पोटेंशियल काम कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी इसके बाउंडेशन को तोड़कर निकल जाए तो आपको इतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड में एस्केप वेलोसिटी मिनिमम देनी पड़ेगी, तो v²। अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को कर देंगे इक्वल, यानी इन दोनों का सम मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो इक्वल होना चाहिए। तो हाफ mv² इक्वल टू Gmm अपॉन कितना हो जाएगा 4r, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट G कैपिटल M अपॉन 2r। दिस इज द स्पीड विद विच द बॉडी कैन बी प्रोजेक्टेड, ठीक है। और क्या ये हमारा कहीं ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये दे रखा है ऑप्शन। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, हमें बताना कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो एक एक करके चेक करेंगे, बिना चेक करे हम नहीं बता पाएंगे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। कह रहा था एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। 0 से 3, 0 ये रहा हमारा, 3 ये रहा, तो इस दौरान एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज स्पीड नहीं कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी कह रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 5 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी वो चला कहां से 0, हमको डिस्प्लेसमेंट्स लेने होते हैं, अपॉन टाइम फाइनल कितना है 3 माइनस कितना है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट की यानी कि मौजूदा करंट पोजीशन कहां पर है और इनिशियल कहां पर थी, बीच में क्या था उससे हमें मतलब नहीं होता। तो
आंसर आ रहा 5/3, जबकि यहां पर मेंशन है ये, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन, पहला तो गलत है। तो भाई ए जिसमें भी होगा वो गलत होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया भाई, ठीक है। एक ऑप्शन अभी इसमें हाइड है, अभी मैं ऊपर करूंगा स्क्रीन तब देखेंगे, फिलहाल देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5, 3 कहाँ है, ये रहा, 5 ये रहा, इस दौरान एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। बहुत आसान है, देखो अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी 3 to 5 सेकंड्स के दौरान, इस दौरान, तो फाइनल वेलोसिटी भी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 5 थी, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाले तो डिस्प्लेसमेंट के स्केल पर तो ये चेंज हुआ नहीं है, तो इसलिए ये तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर कह रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर हमको निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वो हमको उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस पर कि हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालनी है यहाँ पर, तो इस पर हमको स्लोप निकालना पड़ता है ताकि हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड का पता चले। स्लोप निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर v इंस्टेंटेनियस निकालूँ v2 पर 2 सेकेंड्स पर, अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूँ, तो 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वहां पर मुझे चाहिए स्लोप। स्लोप निकला परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, परपेंडिकुलर है 5 और बेस दे रखा 1, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या 5 दिया हुआ है इसके अंदर? ऑफ कोर्स 5 दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, तो हमारे बी और सी ऑप्शन हो चुके हैं करेक्ट। उसके बाद डी है और ये, इनमें से किसी एक को चेक कर लेते हैं जो हमको आसान लगता है, उसके बाद हम फाइनल बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। ई देखते हैं, ई बड़ा आसानी से चेक हो जाएगा, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9 सेकंड, 0 ये रहा, 9 ये रहा, ठीक है, इस दौरान इज 0, ठीक है। तो ये तो आपका करेक्ट ही लग रहा है भैया, क्योंकि अगर आप इस दौरान एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो फाइनल सिचुएशन भी ओरिजिन पर है, इनिशियल सिचुएशन भी ओरिजिन पर थी, ठीक है। 9 सेकंड के ड्यूरेशन में आंसर 0 ही आना है, तो यानी कि ये डी ई वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो हमें स्टेटमेंट्स के तौर पे 5 स्टेटमेंट्स दी हुई थी, अब हम इसको चेक ही क्यों करें। आइए देखते हैं कि इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। तो जो अभी हमने चेक करे उसके हिसाब से अगर इसमें थोड़ा सा ऊपर करके सारे ऑप्शंस दिखाऊं आपको, तो ऑप्शन हमारा एक तो बी करेक्ट था, सी करेक्ट था और ई करेक्ट था, बी सी ई, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंसीडर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कोई सॉलिड मटेरियल दे रखा है, रेक्टेंगुलर शीट के फॉर्म में दिया और इसकी लंबाई चौड़ाई 9 and 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फा हमको एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर 1 atm प्रेशर पर दे रखा है। द मास ऑफ द शीट इज गिवन 0.1 किलोग्राम एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant volume CV is given also. It is 900 joule per kg per Kelvin. If the amount of heat supplied to the material is that amount 8.1 into 10 to the power 2 joule, then change in area of the rectangular sheet. यानी कि हीट देने पर एरिया में होने वाले एक्सपेंशन की या चेंज की बात वो कर रहा है। तो होना ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन से है, ये थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें पूछा क्या हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है चेंज इन एरिया बताइए। तो जो रूल है सुपरफिशियल एक्सपेंशन को कहता है चेंज इन एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल एरिया के, और चेंज इन एरिया जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर के। अगर हम दोनों को मर्ज करें तो हमारे पास जो रूल बनता है वो आता है चेंज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ ए डेल्टा टी। अब बीटा क्या होता है? बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, बीटा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो यहां पर पता चलेगा कि बीटा तो दिया ही नहीं है, बीटा की जगह दिया हुआ अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू दी हुई वो दी हुई 3.1 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। ये पर केल्विन में अल्फा की वैल्यू दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में डेल्टा ए पूछा गया जिसके लिए चाहिए होगा बीटा। अब बीटा और अल्फा में तीनों सुपरफिशियल वॉल्यूमेट क्यूबिक एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन में रिलेशंस हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा में ट्वाइस का रिलेशन होता है, यानी बीटा निकालना है तो 2 अल्फा करना पड़ेगा। अगर गामा निकालना होता तो 3 अल्फा करना पड़ता, लेकिन गामा की जरूरत है नहीं, यहां पर सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, तो इसको जस्ट डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो हो जाएगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। तो एक क्वांटिटी तो हमें पता चल गई, और वो क्वांटिटी है कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। बीटा तो हमको पता चल चुका है।
ठीक है। अच्छा, इनिशियल एरिया की जहां तक बात है वो बात करते हैं। एरिया फाइंड आउट करना भी बहुत आसान है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पर देखिए, इसकी लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 4 करके ये आ जाएगा आपका 36, और अगर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर में लिखते हैं तो -4 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा एरिया। एरिया भी पता चल गया। अब बात है टेम्परेचर चेंज कैसे निकले, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डेल्टा टी भी हिडन था। तो सारी लड़ाई इस डेल्टा टी को फाइंड करने के लिए होगी। तो जो मटेरियल दिया हुआ है इसमें मास दिया हुआ हमें 0.01 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ 900 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये हिंट कर रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का ही ये क्वेश्चन है तभी टेम्परेचर रेज कर रहा होगा, तो हमको डेल्टा टी निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है, ठीक है, सप्लाइड हीट अपॉन m डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है रूल ऑफ लॉ ऑफ स्पेसिफिक हीट में हमने पढ़ा होगा। यहां से अगर हम डेल्टा टी सेपरेट करें तो सप्लाइड हीट अपॉन मास टाइम्स ऑफ c आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज प्लेस करके बड़ी आसानी से वी कैन एक्सपेक्ट फॉर अ रिजल्ट। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू प्लेस करता हूं इसके अंदर, देखिए फाइनल आंसर क्या आता है इसके अंदर। तो अगर डेल्टा टी फाइंड करने के लिए सप्लाइड हीट, कितनी हीट दी गई है, देखिए यहां पर जो हीट सप्लाइड है 8.1 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, 8.1 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल। ठीक है, जूल में ऑलरेडी है, नो नीड टू कन्वर्ट। मास दिया हुआ 0.1 किलोग्राम, और स्पेसिफिक हीट दी हुई है आपको 900। तो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी, ये 90 हो जाएगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10 की पावर 2 को हम 81 इंटू 10 लिख सकते हैं, अपॉन ये हो जाएगा आपका 9, एक डेसिमल से एक जीरो खत्म, और यहां पर हम इसको 10 लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा डेल्टा टी 9 केल्विन्स का, डेल्टा टी प्रोड्यूस होगा 9 केल्विन्स का। तो हमें डेल्टा टी के बारे में भी पता चल चुका है कि वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा टी हमने 9 पता लगा लिया। हमको पता लगाना था चेंज इन एरिया, तो चलिए बीटा रखते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी थी, 6.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू एरिया, इनिशियल एरिया कितना था 36 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज हमने फाइंड आउट किया, वो कितना आया था, 9 आया था। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आंसर आएगा लास्ट में सॉल्व करके आएगा 2.00 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर का एरिया चेंज। तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज माउंटेड वर्टिकली, इट इज subjected to a shear force of 10 to the power 5 Newton at the top, considering infinitesimally small displacement in the upper edge. ठीक है, the angular displacement theta of the rod from the fixed position will be, और shear modulus की वैल्यू दे रखी है 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई एक सिलेंड्रिकल हमें इसमें बता रखा है कि कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसको कि वर्टिकली माउंट किया गया है। ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड है, इसको हमने वर्टिकली माउंट कर रखा, फिक्स कर दिया है नीचे, और इस पर हम शेयर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो होगा इसके अंदर एक तरीके से टिल्ट पोजीशन आ जाएगी। तो हमको ये वर्टिकल से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। बड़ा आसान है। देखिए जो शेयर मॉडुलस होता है ईटा से कुछ लोग शो करते हैं, कुछ जी से शो करते हैं। जो फॉर्मूला होता है शेयरिंग स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जो शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका थीटा। तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू शेयर मॉडुलस जी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें शेयर फोर्स दे रखा है 10 टू द पावर 5, तो ये तो आ गया 10 टू द पावर 5। उसके अलावा जी की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर 10, यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर 10, क्योंकि इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एसआई में गिवन है। फिर इसके अंदर एरिया निकालने के लिए हमको गिवन ये बेस एरिया, जो यहाँ का जो बेस एरिया जिसके ऊपर की फोर्स लग रहा है उस एरिया की वैल्यू है कितनी, तो उसकी रेडियस अपने को गिवन है, वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया फाइंड आउट करें इसका, तो एरिया इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16 पाई। तो 16 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, और इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो आ जाएगा 16 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अगर मैं एरिया की भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो अगर मैं कैंसिल करूं 10⁻5 से, ये जाएगा आपका 10⁻5 टाइम्स, और 10⁻⁻4 और 10⁻+4 कैंसिल होकर एक 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा, एक पाई भी बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/160 पाई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के नेम लिखे हुए हैं, और लिस्ट 2 में उनमें होने वाली कुछ गतिविधियां लिखी हुई है कि हीट को लेकर के कोई एक इंडिकेशन दे रखा है। अब हमको बताना है कि किसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर हम लिस्ट 2 को देखते हैं। लिस्ट 2 में आपको दे रखा है कि पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर मैं लिख देता हूं, सो दैट जो भी मैं बोलूं आप उसको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट सप्लाइड टू एनी सिस्टम इज यूज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें वर्क की वैल्यू अगर आप चाहो तो P डेल्टा V भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अब आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो अगर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट देखें तो ये जो इक्वेशन है एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगी आइसोबैरिक प्रोसेस को। तो ये तो चौथे से मिल रहा है। अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के इक्वलेंट हो जाएगा। तो यानी कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू के इक्वलेंट सामने सामने हो रहा है, बी सेकंड से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम हीट नहीं देते हैं, तो जो भी वर्क होता है वो इंटरनल एनर्जी का यूज करके हीट वर्क किया जाता है। तो इसके अंदर हीट की सप्लाई प्रोहिबिटेड होती है। तो ये देखिए डेल्टा क्यू जीरो दे रखा है, एज इट इज करेक्ट है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो गिवन हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से, तो A का चौथा, D का पहला, और फिर B का दूसरा, C का तीसरा, इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं। आइए इसके नीचे ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनको हम चेक करते हैं कि ऑप्शंस इसमें से कौन कौन से रहेंगे। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, चारों ऑप्शंस हम यहाँ पर ओपन अगर करें, तो हमारा आंसर था A का फोर्थ, ये दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो फोर्थ ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए C का तीसरे से, फिर D का जो है वो पहले से रिलेशन दे रखा है, D का फर्स्ट से रिलेशन दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज एक्सप्रेस्ड एज x इज इक्वल टू 5 cos 628 t प्लस पाई बाई 2 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ द वेव व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन का कंपैरिजन अगर मैं आइडियल इक्वेशन से करूं, जो हार्मोनिक इक्वेशन होती है a cos ओमेगा t प्लस 5 से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, तो मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 628। यूनिट लिखना चाहें रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी। जो लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यहाँ से अगर मैं एफ निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 628 अपॉन 2 इंटू 3.14, तो ये 314 अपॉन 3.14 करेंगे तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अगर वेवलेंथ वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ निकालूंगा तो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। स्पीड दे रखी है 300, देखिए यहाँ पर स्पीड 300 दे रखी है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली है 100, तो आंसर आ जाएगा 3 इन मीटर्स, क्योंकि सारी चीज़ें एसआई में दी हुई हैं। तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, C1 C2 C3, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, और बता रखा है द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट्स ऑफ C1 का जो स्पेस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 के साथ फिल किया गया है। तो जो C1 है वो डाइलेक्ट्रिक के साथ फिल्ड है और बाकी अनफिल्ड है। सभी का जो प्योर कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वो आपका 5 माइक्रोफैराड का है। तो अगर हम C2 निकालेंगे C3 निकालेंगे, दोनों 5 माइक्रोफैराड के दे रखे हैं। लेकिन अगर हम C1 की बात करें तो इसका भी 5 होता, क्योंकि वो आइडेंटिकल था, बट हुआ क्या है कि उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है 4 कांस्टेंट वाला। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। अब वो क्या पूछ रहा है कि इफेक्टिव
इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा इस कॉम्बिनेशन का। तो देखो C1 और C2 जो है ये तो है सीरीज में, ठीक है, C1 और C2 ये है सीरीज में, तो 20 मैं C12 निकाल रहा हूँ, C1 और C2 का रिजल्टेंट 20 इंटू 5/20 प्लस 5 करूंगा तो 20 इंटू 5 करूंगा तो ये आ जाएगा 100 अपॉन ये हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइक्रोफेरेड ऊपर वाले दोनों का। अगर मैं इसको 3 के साथ निकालूंगा तो रिजल्टेंट आएगा, ये पैरेलल में है तो 4 प्लस C3 यानी कि 5 करूंगा, आंसर आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। तो 9 माइक्रोफेरेड इसका ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक बल्ब्स ईच ऑफ डिजाइन टू ड्रॉ पावर P इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेन सप्लाई। ठीक है, तो दे आर नाउ जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस द मेन सप्लाई, द टोटल पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इज। कुछ बल्ब्स हैं और हर बल्ब एक एक बार मेंस के साथ अगर इंडिविजुअली कनेक्ट करें तो मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है और उस बल्ब को हम मेन के साथ सप्लाई देते हैं, इस बल्ब को इसके साथ सप्लाई देते हैं, तो मेन का वोल्टेज हम कंसीडर कर लेते हैं V और इसका पावर कंजम्पशन हम कंसीडर कर लेते हैं P। तो जो रेजिस्टेंस होगा इसका मान लेते हैं R, उस हिसाब से हम पावर का जो फॉर्मूला जानते हैं V स्क्वायर अपॉन कितना होता है R होता है, ये एक बल्ब का पावर कंजम्पशन हो जाएगा। अब ऐसे n बल्ब्स अगर सीरीज में जोड़ दिए जाएंगे तो उनका जो n बल्ब्स अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा, n बल्ब्स का जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा NR, और अगर हम उसको सेम सप्लाई देते हैं V वोल्ट की मेन से तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। अगर हम ये देखें तो पावर का जो फॉर्मूला होगा V स्क्वायर अपॉन NR हो जाएगा, और V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू, ये इसको हम कैपिटल P कह लेते हैं नेट, और वो एक बल्ब के लिए था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ P/N। तो P/N मेरा एक बल्ब के टर्म्स में सभी के सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट पावर कंजम्पशन आ जाएगा P/N, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है मुझे 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटेलिक रिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज एज शोन इन द फिगर and AC and BD are the two mutually perpendicular diameters. AC and BD are two mutually perpendicular diameters. Electric field due to arc AB at O is E in magnitude. What would be the magnitude of the electric field at O due to arc ABC? Arc ABC की वजह से कितना होगा अगर arc AB की वजह से E है मैग्नीट्यूड। तो किसी चार्ज आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पहले वो आपको पता होना चाहिए, ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। आर्क की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जनरल। इससे अगर हम करेंगे तो आर्क, पहली आर्क जो दे रखी है वो AB दे रखी है, A से लेकर B दे रखी है। तो आर्क AB जिसकी की इंटेंसिटी E आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है निकलती 2k लैम्डा अपॉन R, ये हो जाता इंटू साइन 90/2 यानी कि साइन 45 हो जाता। तो इसकी वैल्यू निकल आती आपकी, अगर हम यहां से निकालेंगे 2k लैम्डा अपॉन R इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहां से अगर मैं 2k लैम्डा अपॉन R का वैल्यू निकालूंगा तो √2 इधर आ जाएगा, √2 इंटू E आ जाएगा। ये AB के गिवन रिजल्ट से मैंने निकाला। अब मुझे निकालना किसकी वजह से है, निकालना है मुझे आर्क ABC की वजह से सेंटर पे। तो ABC आर्क कंप्लीट जो एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो 180 कर रहा है। तो अगर मैं फॉर्मूला यही वाला जनरल फॉर्मूले में अगर उसकी वैल्यू प्लेस करूंगा तो ये आएगा 2k लैम्डा अपॉन R साइन 180/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा 2k लैम्डा बाय R, 2k लैम्डा बाय R की वैल्यू √2e है, √2e है, और साइन 180/2 का मतलब साइन 90 हो गया, साइन 91 हो गया आपका। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू आपकी आ गई 1, तो ये आंसर आ जाएगा √2e ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट placed normal to the principal axis at a distance of 30 cm from a convex mirror of focal length 30 cm। ठीक है,
अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर एक बना लेते हैं। ये रह गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हमने प्लेस कर दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है फाइनाइट साइज का जो इस मिरर से सर्टेन डिस्टेंस दूर, कितनी डिस्टेंस दूर, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दूर रखा हुआ, और इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो भी 30 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि प्लस में होती है, राइट साइड पे आती है। इतना हमको नोन वैल्यू दे रखा है। अ प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द मिरर्स कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, कह रहा है कि द प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द मिरर्स कोइंसाइड विद ईच अदर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये इमेज कहाँ बना रहा है। तो इस इमेज को अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f की अगर मैं वैल्यू प्लेस करूँ 1/30 माइनस ये हो जाएगा 1/-30, तो ये हो जाएगा आपका 2/30 यानी कि 1/15, यानी कि v इज इक्वल टू आ जाएगा +15। +15 का मतलब अगर ये इसकी फोकस है तो यहाँ पर कहीं आपको +15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट का इमेज देखने को मिलेगा, अकेले जो कॉन्वेक्स मिरर बना रहा होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ने जो इमेज बनाई है वो 15 सेंटीमीटर पर बनाई है। तो इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बोल रहा है कि एक मिरर को प्लेस करना है, कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि दोनों मिरर्स की इमेजेस जो है वो कोइंसाइड कर जाएं। तो प्लेन मिरर हम प्लेस करते हैं, मान लीजिए इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे हम प्लेन मिरर प्लेस कर देते हैं। अब वो प्लेन मिरर दोनों मिरर्स, मान लो कॉन्वेक्स मिरर से d डिस्टेंस पर बनाया गया है, तो ऑब्जेक्ट से इसकी सिचुएशन कितनी हो जाएगी, 30 - d। ठीक है, तो प्लेन मिरर की खास बात होती है कि इमेज भी उतनी डिस्टेंस पर बनाता है, तो इसकी इमेज भी 30 - d पर ही बननी चाहिए। ठीक है, तो इसकी इमेज भी 30 - d पर बननी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 30 - d पर है। तो अब बोल ये रहा है कि इमेज कोइंसाइड करे। कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है और जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बना रहा है ये एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। यानी कि जो 30 - d है और जो ये 15 + d है, ये डिस्टेंस आपस में क्या आएंगी, बराबर, यानी 15 + d और जो ये 30 - d है ये इक्वल हो जाएंगी। अगर ये इक्वल करूं मैं तो यहां से ये हो जाएगा आपका, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका 15 = 2d, तो d = आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 करके एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि ये हमने एक रैंडम डिस्टेंस कंसीडर करी है और इसको हमने कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर वाले केस को कॉन्वेक्स मिरर वाले केस के साथ हमने इक्वेट करने के लिए d + 15 और 30 - d की जो जर्नी है, डिस्टेंस जो है ये आपस में इक्वेट कर दी है। तो आंसर 7.5 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, पोलराइजेशन से। मेलस लॉ का क्वेश्चन है, दो पोलराइजर्स है P1 और P2 और वो एक दूसरे से कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है कि निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 0 है। तो सबसे पहले हम दो पोलराइजर बना लेते हैं। ये हमारी हो गई वर्टिकल एक्सिस, इस पर हमने पोलराइजर नंबर 1 एज इट इज प्लेस कर लिया P1 0 एंगल पर। उसके बाद वर्टिकल से ही सर्टेन एंगल पर आपका दूसरा हम रखेंगे P2। ठीक है, P2 हम बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे हटा करके रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा P2। ये रख रहे हैं हम 90 डिग्री पे, क्योंकि इनको क्रिस क्रॉस नहीं रखेंगे तो निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी 0 नहीं हो पाएगी। उसके बाद कह रहा है एक थर्ड पोलराइजर है जिसको हमको P1 और P2 के बीच में रखना है। तो फिलहाल यहां पर जो एंगल है वो आपका 90 है। अब हम थर्ड पोलराइजर को वर्टिकल के साथ किसी सर्टेन एंगल पर रख देते हैं। सपोज हमने इसको रख दिया थीटा एंगल पर। ठीक है, ये हमारा थर्ड पोलराइजर हो गया, इसको हम कह देंगे P3। तो जो लाइट यहां से आएगी उसकी अगर इंटेंसिटी I0 है तो जो पहला पोलराइजर है वो सबसे पहले पड़ रहा है, तो ये तो सीधे सीधे पास हो जाएगी, यहां से लाइट I0 पास हो जाएगी मैक्सिमम 0 एंगल के साथ। cos 0 की वैल्यू आपकी मेलस लॉ में हम 1 लेकर के चलेंगे तो फुल इंटेंसिटी पास होगी। अब जो तीसरा वाला पोलराइजर जो हमने बीच में रखा वो दूसरी बार पड़ेगा, मतलब सेकंड टाइम ये वाला पोलराइजर हमारी लाइट फेस करेगी। तो बाहर निकलने वाली जो लाइट की इंटेंसिटी होगी उसमें हमें इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का cos² थीटा टाइम करना पड़ेगा। ये cos² थीटा टाइम हो गया। जो यहां से बाहर की तरफ लाइट की इंटेंसिटी पास होगी वो I1 होगी। अब सामने एक पोलराइजर है P2, तीसरा पोलराइजर हमारा जो पहले से दूर रखा हुआ था। तो अब जब ये I1 वाली जो लाइट इंटेंसिटी है जब वो इस पोलराइजर पर पड़ेगी तो यहां से बाहर की तरफ जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I2 और मेलस लॉ से
हम जानते हैं इंसिडेंट लाइट का कॉस स्क्वायर। अब देखो हमारे इनिशियल पोलराइजर और फाइनल पोलराइजर के बीच का एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा और पूरा एंगल 90 था, तो बचा हुआ एंगल ये वाला एंगल जो होगा ये हम मेलस लॉ में यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। और I1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से निकलने वाली इंटेंसिटी I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, सिंप्लीफाई करें, तो ये सिंपल होकर के आपको फाइनल आंसर देगा I2 इज इक्वल टू I नॉट, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका I नॉट इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट, इसको हम लिख सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस हिसाब से अगर साइन, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब I2 मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये साइन 2 थीटा जो है ये मैक्सिमम हो, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम तब हो सकता है जब 2 थीटा की वैल्यू 90 हो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, यानी कि कितनी, π/4। तो π/4 ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें हमने 3 बार मेलस लॉ लगाया है, फर्स्ट पोलराइजर पे, सेकंड पोलराइजर पे और थर्ड पोलराइजर पे, और उसको फिर मैक्सिमाइज करने के लिए एंगल को हमने रैंडमली 90 के इक्वेट कर दिया है। तो ये था आपका 40th क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम आर सेम and in Bohr's model electron revolve around the nucleus only in those orbits which angular momentum is integral multiple of Planck constant। देखिए जो एटॉमिक प्लैंक कांस्टेंट जो है और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए प्लैंक कांस्टेंट में E इज इक्वल टू एच न्यू से अगर H का वैल्यू निकालोगे तो E अपॉन न्यू आएगा। E की डायमेंशन कितनी होती है, E की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर T-2 और न्यू की डायमेंशन होती है T-1। तो ये आ रहा है आपका फाइनली सॉल्व करके प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है ml स्क्वायर T-1 से T-1 कैंसिल हो जाएगा, तो ml स्क्वायर T-1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो होती है mvr से अगर निकालेंगे तो ml T-1 और l सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है ml स्क्वायर T-1। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम आ रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लेकिन कह रहा है बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है, जबकि हम जानते हैं वो जो कंडीशन है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल बताती है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो इसमें कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल P का डीके बताया है कि पहले वो Q में डीके होता है, फिर QR में डीके होता है। R एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अब डीके आगे नहीं हो सकता। ठीक है, तो बता रहा है कि कौन सा ग्राफ इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो देखिए इसमें एक चीज जो समझ आ रही है वो ये कि जो आपका P है वो तो प्योर रेडियो एक्टिव है, P तो प्योर रेडियो एक्टिव है, लेकिन Q भी आपका रेडियो एक्टिव है। तो P अगर रेडियो एक्टिव है प्योर, तो P का डीके तो एक्सपोनेंशियली होगा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव के हिसाब से P का डीके तो इस तरीके से होगा। और जैसे जैसे P डीके हो रहा होगा Q का मटेरियल बनना शुरू होगा, तो Q 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद Q भी डीके होने लगेगा, क्योंकि Q को आगे क्या बनाना है, Q को आगे मटेरियल R फॉर्म करना है। तो Q का तो ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा और फिर घटेगा, लेकिन जो R होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, बट वो आगे डीके नहीं होगा। ठीक है, तो Q में डीके होगा, ये ऑलरेडी बना हुआ था, ये मैक्सिमम पर था, ये सिर्फ डीके हुआ, ये बनकर के फॉर्म होकर के डीके हुआ Q। लेकिन जो R है, R वो सिर्फ फॉर्म होगा। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो P को बना बनाया P डीके होगा, Q बनकर के डीके होगा, और जो R है वो 0 से स्टार्ट करके सिर्फ बनेगा, डीके नहीं हो सकता। तो इन तीनों को अगर हम रिजेंबल करें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। देखिए
एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है डोपेंट इज पेंटावेलेंट, एन टाइप बनाने के लिए ऑफ कोर्स पेंटावेलेंट ही मिलाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि NeNH इक्वल टू और ग्रेटर देन Ni स्क्वायर, द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू द डोनर्स। हाँ ठीक है, डोनर्स की वजह से होल्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये भी करेक्ट दे रखा। Ni और NH का जो प्रोडक्ट होता है वो Ni स्क्वायर के इक्वलेंट तो होता ही है, तो ये भी करेक्ट है। अब जो इसमें एक ही ऑप्शन नंबर सी बच गया, यही इनकरेक्ट है क्योंकि ये अनइक्वल है, ऐसा कहना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज पुल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ फोर्स ऑफ एट एंगल 45 डिग्री horizontally, the friction coefficient between them is 0.25, the block travels at uniform velocity, the work done by the applied force during a displacement of 5 meter of the block is। तो एक ब्लॉक की बात करी गई है जिसको कि हम एक फ्रिक्शनल सरफेस पे खींच रहे हैं, लेकिन जो खींचने वाला जो फोर्स है वो आपका हॉरिजॉन्टली काम नहीं कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है, बोला गया है 45 डिग्री के एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, F cos 45 और F sin 45। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू एन। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो आपका F cos 45 के इक्वल हो जाएगा। यहां से हमको निकालना क्या है, देखो सबसे पहले मैं F की वैल्यू निकालनी होगी। अब ये करने के लिए हमको चाहिए नॉर्मल इसके ऊपर, तो इसका FBD बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट लग रहा है वो लग रहा है नीचे की तरफ, वो हो जाएगा आपका 250 का। ऊपर की तरफ काम कर रहा है रिएक्शन और एक काम कर रहा है आपका F sin 45 का मतलब हुआ F/√2। ठीक है, तो ये वर्टिकली तो पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा, तो अगर हम इक्वेशन FBD इक्वेशन बनाए तो F/√2 प्लस n इज इक्वल टू 250 हो जाएगा। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस F/√2, ये नॉर्मल है। अगर इस नॉर्मल को मैं यहाँ पर रखूँ तो ये आ जाएगा 250 माइनस F/√2, ये नॉर्मल की वैल्यू, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25, फ्रैक्शनल में रखेंगे तो इसे 1/4 रख सकते हैं, इज इक्वल टू F cos 45, तो अपने आप ही F/√2 आपका आंसर यहाँ पर। अब यहाँ से F की वैल्यू अगर हम सेपरेट करना चाहें तो F की वैल्यू निकाली जा सकती है बड़ी आसानी से। अगर आप F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 250/4 माइनस F/4√2, ठीक है, इज इक्वल टू F/√2। तो इसको उधर भेजेंगे, 250/4 इज इक्वल टू F आ जाएगा, F/√2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका F/√2 इंटू 5/4। 5/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 250 कैंसिल होगा 50 टाइम्स, तो 50 इज इक्वल टू F/√2 आ जाएगा। यहाँ से F का वैल्यू आ जाएगा 50√2, F का वैल्यू आ जाएगा आपका 50√2। फोर्स से वर्क हमको निकालना पड़ेगा, तो वर्क निकालने के लिए देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, F का वैल्यू याद रखेंगे जो हमने निकाल रखा है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो F की वैल्यू हमने निकाली है 50√2, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर का, कॉस 45 होता है 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 250 जूल। 250 जूल। अच्छा, हमने G की वैल्यू जो है वो 9.8 नहीं ली थी, हमने 10 ली थी, तो जो सबसे नियर अबाउट में आंसर दिख रहा है वो 245 दिख रहा है। वेसल्स फिल्ड विद एन आइडियल गैस, ठीक है, दो वेसल्स हैं जो कि आइडियल गैस से फिल्ड हैं। तो लार्ज वेसल है उसका अपना एक प्रेशर है और टेम्परेचर है, स्मॉलर वेसल है उसका अपना एक प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है, और दोनों को अगर कनेक्ट कर दें तो उनका कॉमन टेम्परेचर ये हो जाता है, तो कॉमन प्रेशर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपका दिया गया। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस से रिलेटेड आइडियल गैस को लेकर के हमने जो रिलेशन पढ़ रखा PV इज इक्वल टू RT होता है। अगर 1 मोल गैस को लेकर के हम इसमें चलते हैं तो यहां से हम जानते हैं चाहे वेसल कोई सा भी हो, R इज इक्वल टू PV/T आएगा, यानी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हम तीनों कंडीशंस में इसे काम करेंगे। देखिए जो फर्स्ट वेसल है उसके लिए तो रेशियो ये हो जाएगा, जो सेकंड वेसल है उसके लिए जो रेशियो है वो ये हो जाएगा P2V2/T2,
और जो मिक्स्ड करने के बाद कॉमन हमने सिचुएशन क्रिएट करी उसमें PV अपॉन T हो जाएगा, ये हमारी फाइनल सिचुएशन हो जाएगी। तो अब जो भी इसके अंदर सिचुएशन दी हुई है, अगर उसके हिसाब से चलें, अगर हम मान के चले V1 को हम V या V1 को हम मान लेते हैं X, तो जो V2 है बोल रहा है कि 1 इज डबल द वॉल्यूम ऑफ अदर, तो ये हमारा कनेक्टेड टू विद ईच अदर। तो अगर दोनों को हम कनेक्ट कर दें तो जो नेट वॉल्यूम बनेगा x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। तो ये तो वॉल्यूम को लेकर के डिस्क्रिप्शन हो गया। प्रेशर को लेकर के मैं बताऊं तो P1 फर्स्ट का प्रेशर कितना दे रखा है 8 किलो पास्कल, 8 किलो पास्कल। दूसरे का जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 7 किलो पास्कल, ठीक है। और हमें नेट प्रेशर ही तो निकालना है। और टेम्परेचर को लेकर के भी दिया हुआ है 1000 केल्विन, 500 केल्विन और कॉमन टेम्परेचर 600 केल्विन। तो जब सारी वैल्यूज इन रेशियोज में हम पुट करेंगे और किसी एक रेशियो को उठा करके सॉल्व करेंगे तो हमको P का जो वैल्यू लास्ट में मिलेगा वो 6 किलो पास्कल आएगा। चाहे तो आप सॉल्व करके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 46th क्वेश्चन और इसके अंदर MCQs नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और हमें सब्जेक्टिव तौर पे इसको सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकालना पड़ेगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर लोकेटेड 1.5 मिलीमीटर अपार्ट। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर डेटा के ऊपर बात करें तो हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी यानी स्लिट सेपरेशन दिया हुआ 1.5 मिलीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट कैपिटल D का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन दैट इज 2 मीटर, ठीक है। एंड द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स इज 400, lambda from the source is 400 nanometers. If 20 maxima of the double slit experiment are contained within the central maximum of single slit diffraction pattern, then the width of the each slit is x into 10 to the power minus 3 centimeter, where x value is। देखिए यहां पर एक तरीके से हम बात करें तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के पैटर्न्स की आपस में मिक्सिंग करी गई है। एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन के ऊपर अगर हम बात करें तो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि उसके अंदर अगर हम टोटल काउंट करें तो लगभग हमें 20 मैक्सिमा मिलते हैं और उस एक 20 मैक्सिमम अगर डिफ्रैक्शन का पैटर्न सेम स्क्रीन पे बनाया जाए तो हमें एक सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। तो एक सेंट्रल मैक्सिमम लगभग 20 ब्राइट फ्रिंजेस को कंटेन करता है। और हमको फाइनली ये बताना है कि जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ होगा तो स्लिट का विड्थ कितना रहा होगा, यानी कि A का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमें सीधे फॉर्मूले से चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर जो 20 अगर मैक्सिमा, अगर 20th मैक्सिमा की हम बात करें कि वो कितनी उसकी लीनियर पोजीशन कितनी होगी, तो 20th मैक्सिमा की जो लीनियर पोजीशन होगी वो होगी n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये उन 20 मैक्सिमा में 20th मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन होगी। लेकिन वहीं पर अगर हम ये देखें कि सेंट्रल मैक्सिमम जो डिफ्रैक्शन पैटर्न से सेम स्क्रीन पर मिल रहा है उसमें आपका सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी होगी, तो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ के लिए फॉर्मूला होता है 2d लैम्डा अपॉन a। तो d लैम्डा से d लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 अपॉन a आ जाएगा। यहां से a का वैल्यू आ जाएगा d अपॉन 10 और स्मॉल d का वैल्यू 1.5 mm दे रखा है, तो 1.5 mm डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.15 mm हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो स्लिट का सेपरेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसमें भी आंसर पूरी तरीके से सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। इसके अंदर एक बोला गया है कि एन ऑप्टिकल मीडियम पजेस अ रिलेटिव परमेबिलिटी 10 by pi एंड रिलेटिव परमिटिविटी 1.0885। तो हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हुए ये देखना है कि एक हमको दिया हुआ है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू दी हुई है 10 अपॉन पाई। दूसरी तरफ हमको रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 0.0885, ये वैल्यूज गिवन है। उसके बाद कह रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन द वैक्यूम देन दैट इन दिस मीडियम बाय विच फैक्टर। तो हमको
ये बताना है कि जो मीडियम हमको गिवन है जिसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू गिवन है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितने गुना स्लो होगी, या यूं कहे कि वैक्यूम के अंदर उस मीडियम के कंपैरेटिवली लाइट की स्पीड कितने गुना फास्टर होगी। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट और परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के बीच में रिलेशन होता है वो ये होता है, वैक्यूम के लिए रिलेशन ये होता है, और किसी मीडियम के लिए अगर हम रिलेशन लिखेंगे तो वो रिलेशन ये होगा। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है दोनों का, फाइनली C अपॉन वी कर देंगे। C अपॉन वी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू एप्साइलन अपॉन म्यू नॉट एप्साइलन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू अपॉन म्यू नॉट ये हो जाएगा आपका म्यू अपॉन म्यू नॉट, और इधर हो जाएगा एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। इसी को रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटी कहते हैं, तो ये म्यू आर इंटू एप्साइलन आर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला निकल कर आया यहाँ से मेरा, जो C अपॉन वी को रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी से रिलेट करता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे इसको एलैबोरेट करके लिखना चाहें तो साफ साफ देखा जा सकता है C अपॉन वी इज इक्वलाइज दैट, अगर मैं V का वैल्यू निकालूं तो V का वैल्यू आ जाएगा C अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्साइलन आर। इसको सॉल्व करते हैं, अब वैल्यूज पुट करने का समय आ गया है। देखिए C हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और म्यू आर का वैल्यू गिवन है 10 अपॉन पाई, और एप्साइलन आर का वैल्यू गिवन है 0.0885। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और हम बनाएंगे अपने हिसाब से, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। v इज इक्वल्स टू, ऊपर हम इसको c ही रहने देंगे, ऊपर की वैल्यू को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमें तो बस बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट से कितने टाइम्स फ़र्क पड़ा है हमारी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पे। तो 4 अंडर रूट के जो अंदर है ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 इंटू, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूंगा नीचे भी कर दूंगा। तो जब नीचे करूंगा तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 8.85 -2 पहले से था तो -12 हो जाएगा, और ये वैल्यू होती है एप्साइलन नॉट की, तो नीचे बन जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। तो C इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्साइलन नॉट। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो V इज इक्वल्स टू ये आ रहा है C अपॉन अंडर रूट 4 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन, देखो इसकी मल्टीप्लाई हम सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से कर देंगे, जो कि होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर -9 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 9 जा 36 आएगा, अंडर रूट करेंगे तो C/6 आ जाएगा। यानी कि जो वेलोसिटी उस मीडियम के अंदर आ रही है स्पीड ऑफ लाइट की 1/6 है, तो 6 गुना ज़्यादा फास्टर स्पीड से चल पाएगा अगर लाइट वैक्यूम में चले। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी। तो एक LR सर्किट की बात करी जा रही है, जैसा कि क्वेश्चन को रीड करके समझ में आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर एक सेल्फ इंडक्टेंस है 1 हेनरी का, और जो कि सीरीज में कनेक्टेड है एक रेजिस्टर के साथ 100 पाई ओम के रेजिस्टर। तो LR सर्किट है, सिंपल सी बात है, LR सर्किट है। और आपको सप्लाई वोल्टेज गिवन है, ये ऑफ कोर्स VRMS यानी कि जिसे हम ERMS कहते हैं, ये ERMS हो जाएगा। और ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो दे रखी है, ये आपकी न्यू की वैल्यू हो जाएगी। कह रहा है मैक्सिमम करंट हमको जो फाइंड आउट करना है वो I0 की वैल्यू करनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। I0 की वैल्यू निकलेगी कैसे। देयर इज अ रिलेशन होता है IRMS इज इक्वल्स टू I0 अपॉन √2। तो इस रिलेशन से अगर कोई I0 की वैल्यू पता लगाना चाहता है तो वो आएगा IRMS इंटू √2। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए IRMS। अब IRMS कैसे निकलेगा, IRMS इज इक्वल्स टू होता है ERMS अपॉन Z, ERMS अपॉन Z। तो ERMS तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बट Z कैसे निकलेगा,
z का वैल्यू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। तो पहले हम z निकालने पर ध्यान देते हैं, फिर ये तीनों चीजें आ जाएंगी। तो z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर रेजिस्टेंस का स्क्वायर कितना दे रखा है 100 पाई का कर देंगे स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कैसे निकलेगा 2 पाई इंटू न्यू, न्यू कितना दिया हुआ है 50 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 हेनरी, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 पाई का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 100 पाई स्क्वायर प्लस 100 पाई, तो ये हो जाएगा आपका √2 बाहर आ जाएगा और 100 पाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 100 पाई आ जाएगा। इससे अगर हम IRMS की वैल्यू निकालेंगे तो ERMS बाय Z, ERMS बाय Z, ERMS की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 पाई अपॉन Z, √2 इंटू 100 पाई से 100 पाई कैंसिल, तो 1 अपॉन √2 आंसर आ गया IRMS। अगर हमको निकालना है तो I0 इज इक्वल टू IRMS इंटू √2, तो IRMS कितना देखा 1 अपॉन √2 इंटू करेंगे √2 से √2 कैंसिल, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग में जाएगी वो 1 एम्पियर की। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.6 माइक्रोकूलम एंड मास 16 माइक्रोग्राम is present in a strong magnetic field of 6.28 Tesla. The particle is then fired perpendicular to the magnetic field. The time required to particle to return to its original location for the first time is. तो लैंग्वेज को थोड़ा सा अटपटा करके लिखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फायर किया जाता है। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाएगा तो उसका मोशन अल्टीमेटली सर्कुलर हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा वापस से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आने, यानी एक साइकिल को पूरा करने में। बेसिकली ये टाइम पीरियड के लिए पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन QB। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू 3.14 लेने की बात चल रही है, 3.14 ले ली। मास दिया हुआ है इसमें, चार्ज पार्टिकल का मास 16 माइक्रोग्राम दिया हुआ है। माइक्रोग्राम का मतलब हुआ -6 किलोग्राम, -6 ग्राम, और -6 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो -3 से और इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा अपॉन क्यू। चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है इंटू बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 6.28 टेस्ला दी हुई है। 3.14 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1.6 से 16 जाएगा आपका 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स के हिसाब से अगर माइनस इसको करेंगे तो हो जाएगा -3 टाइम्स 10⁻⁻2 सेकेंड्स आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पूरे सेट का, फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस कैपिटल R इज रोटेटिंग इनिशियली विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ω1 अबाउट इट्स डायमीटर। एक स्फीयर की बात कर रहा है, सॉलिड स्फीयर की, जो कि अपनी डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा था विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ω1। आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रोटेशन इट स्टार्ट्स लूजिंग मास एट द यूनिफॉर्म रेट विद नो चेंज इन द शेप, यानी सॉलिड स्फीयर का सॉलिड स्फीयर ही वो रहता है। The angular velocity of the sphere when its radius becomes r/2 is x ω1. The value of x will be. तो सॉलिड स्फीयर को लेकर के क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर मैं वो आपको बताऊं, I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये आपका सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है, बस मास चेंज हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें मास कम होने से पहले एंगुलर मोमेंटम L और मास कम होने के बाद एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इट इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू होता है I ओमेगा, तो I1 ω1 विल बी इक्वल टू I2 ω2। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए ω2 की वैल्यू। तो ω2 की जो वैल्यू है बेसिकली वो आ जाएगी I1 अपॉन I2 इंटू ω1। अब I1 का फॉर्मूला इससे निकलेगा, ठीक है। तो 2/5 शुरू में मास रहेगा m1 और रेडियस रहेगी कैपिटल R का स्क्वायर कर देंगे अपॉन, बाद में 2/5 मास हो जाएगा m2 और रेडियस हो जा रही है r/2 का स्क्वायर, इतना चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका ω1। तो 2/5 से 2/5 कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर सिर्फ बचेगा m1 अपॉन m2, ये एक ब्रैकेट में आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 अपॉन 1 आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा, इनटू कितना आ जाएगा ओमेगा 1। अब हमको यही बताना है कि ओमेगा 1 के आगे जो x है, यानी कि ये दोनों का सॉल्व करके ये फाइनल आंसर कितना आ रहा है। शुरू में मास कितना था, बाद में मास कितना हो जाएगा। m1 और m2 का रेशियो अगर फाइंड आउट कर लिया तो इसको बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो इसको अभी हम लिखे रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमको अगर ओमेगा 2 का राइट वैल्यू चाहिए तो m1 चाहिए, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो शुरू में वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई r क्यूब, और बाद में अगर हम मास पता लगाएं तो डेंसिटी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो डेंसिटी नहीं बदलेगी, तो 4/3 पाई r/2 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, r/2 का क्यूब कर देंगे। तो m1 अपॉन m2 की अगर हम बात करें, इन दोनों को अगर हम रेशियो में लेते हैं तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का क्यूब बचेगा जो ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा 8, यानी m1 अपॉन m2 का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो अगर मैं m1 अपॉन m2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो वो हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना आ गया ओमेगा 1, तो 8 4 32 ओमेगा 1। तो मेरा जो x का वैल्यू है x इज इक्वल टू 32। तो इस तरीके से 2025 अप्रैल 4 का बैच 2 का ये पेपर हमने सॉल्व किया है। अब हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे 2026 आपका जनवरी बैच का पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।